हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले से पढ़ के आए हो? ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे। जैसे ये चैप्टर खोलेंगे तो सत्याग्रह के बारे में बताया जाता है। गांधी जी का मैथड्स है बहुत सारा लड़ाई करने का ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसी में एक मैथड्स है सत्याग्रह। जितना है सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं और सारा बुक ही छान दे रहे हैं। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह क्या होता है, कुछ भी है सत्याग्रह के बारे में लिखने के लिए ये शब्द याद रखिए। हमारा थीम है सत्याग्रह। क्या होता है, तो इसका आंसर सीधे हम बताएंगे। ये देखिए, सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसके ऊपर आएगा लिखने के लिए। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह क्यों यूज करते थे, सत्याग्रह का फीचर्स क्या है, कुछ भी आए तो नहीं सारा आंसर लिखना है, एकदम याद होगा। सबसे पहला लाइन में ये लिखा गया कि सत्याग्रह मतलब दो शब्द से मिलके बना है, एक सत्या प्लस आग्रह। सत्या का मतलब होता है ट्रूथ, आग्रह का मतलब होता है क्लिंगिंग, मतलब क्लिंगिंग मतलब किसी चीज पे अड़ा रहना। तो इस दोनों शब्द को मिला देंगे क्या हो जाएगा, होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ, मतलब सत्य पे अड़े रहना। जब तुम सच बोल रहे हो तो तुम अपने सच पे अड़े रहो। सामने वाला दुश्मन कितना भी कुछ हो, बोले कि तुम मत करो ये काम, तुम सच पे अड़े रहो कि तुम गलत हो गलत हो गलत हो। इसी का मतलब क्या होता है सत्याग्रह। फिर दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में कि नोवल मेथड्स ऑफ मास एगिटेशन। नोवल मेथड ऑफ मास एगिटेशन मतलब एक ऐसा मेथड है जिससे कि मास एगिटेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मेथड जिसके माध्यम से गांधी जी क्या करते थे, जनता को इकट्ठा करते थे। मास मतलब क्या होता है यहाँ पे, जनता। इसका फीचर्स क्या है सत्याग्रह का, तो एग्जाम में से ही गोला करके दिखाएंगे और तीन फीचर्स दिखाएंगे। फाइट विदाउट वेपन, मतलब सत्याग्रह में क्या करते हैं हम लोग कि दुश्मन से बिना बंदूक के लड़ते हैं। पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। इन पीसफुल मैनर, हम लोग अपना बात कैसे मनवाते हैं सामने वाले से, इन पीसफुल मैनर। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देंगे और एक्स्ट्रा, ज़्यादा बड़ा 3 नंबर का है तो यहीं तक आंसर लिखेंगे, 5 नंबर का है तो पूरा यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद बता देंगे कि पहली बार जो सत्याग्रह है ना गांधी जी चंपारण में यूज किए थे इंडिया में 1917 में। लेकिन चंपारण किए थे तो सिर्फ चंपारण में किए थे, पूरा देश में नहीं ना किए थे। तो 1919 में 1919 में गांधी जी पूरा देश में सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट चला एक साथ। बोले कि सिर्फ चंपारण में नहीं, हम पूरा देश में चलेंगे। तो 1919 में ना गांधी जी लॉन्चेड किए पहला फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह। नेशन वाइड मतलब पूरा नेशन में हो, उसी को क्या बोलते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो कैसे कैसे आंसर लिखना है, इसका फ्रेमिंग कैसे कैसे। पहले तो बताओगे कि सत्याग्रह दो शब्द से मिलकर बना है, सत्या प्लस आग्रह। सत्या का मतलब होता है ट्रूथ, आग्रह का मतलब होता है क्लिंगिंग, यानी कि होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ। ये नोबल मैथड है मास एगिटेशन का, मतलब जनता को इकट्ठा करने का। फिर फीचर्स है सत्याग्रह का क्या, फाइट विदाउट वेपन, पाथ ऑफ ट्रूथ और एक पीसफुल मैनर। पहला सत्याग्रह प्रयोग किए थे का 1970 में चंपारण में, और 1919 फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। जो 1917 में हुआ और वो चंपारण सत्याग्रह। हाँ, और एक खेड़ा भी होता है और वो सब होगा होगा सब क्वेश्चन है, अभी बस इतना ही याद रखो, सत्याग्रह ये है। ठीक है, इतना ही लिखना है आंसर में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एमसीक्यू क्या आएगा, सत्याग्रह कौन यूज किए थे, गांधी जी। सबसे पहली बार कहाँ पे किए थे भारत में, चंपारण में। सबसे नेशन वाइड में कहाँ पर किए थे सबसे पहली बार, तो 1919 में किए थे और रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, यहीं से एमसीक्यू भी गया। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। वाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह। आ गया वही लाइन, जो लाइन था उसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा कि गांधी जी सत्याग्रह, मतलब इसमें यही है रॉलेट सत्याग्रह के बारे में लिखना है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में लिखना है। सत्याग्रह चलाए तो ठीक है, लेकिन नेशन वाला सत्याग्रह, इनके रॉलेट सत्याग्रह क्यों चलाए, इसके पीछे लिखना है। ठीक है ना, चलो। तो रॉलेट सत्याग्रह के ऊपर कोई भी सवाल आए, रॉलेट एक्ट नहीं, रॉलेट सत्याग्रह दोनों अलग है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी चलाएंगे, रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स लाएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या है, तो पहले देखो दो चीज में, दो पार्ट में इसका आंसर हम तोड़ दिए हैं, क्या है और फिर जानेंगे कि क्यों लॉन्च किए, क्या है और क्यों लॉन्च गांधी जी किए। तो क्या है, हमें जाने RS मतलब रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है ना, RS इज द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 6 अप्रैल 1919। रॉलेट सत्याग्रह पहला नेशन वाइड सत्याग्रह है जो गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया। रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड विथ, अब इसका स्टार्टेड विथ मतलब क्या हो रहा था इसमें,
शुरू किया जा रहा था जिसमें जिसमें peaceful शॉप को क्लोज करवा रहे थे। शॉप को क्लोज करवा रहे थे। वर्कर ऑन स्ट्राइक, वर्कर लोग कहाँ चले गए, यहाँ पे ध्यान दो पूरा, वर्कर कहाँ पे चले गए, स्ट्राइक पे चला गया और था। रैली पे चला गया। रैली पे तो चला एग्जाम में भी बोर्ड में ऐसा ही करना है कि रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड विद ऐसे ऐसे ऐसे, शॉप क्लोज, वर्कर ऑन स्ट्राइक और रैलीज। ब्रिटेन वाला बताए थे तो क्यों नहीं फिगर बनाए, वो सब जुट्टों का फिगर बना रहता है। एग्जामिनर तुम गलत भी लिख रहोगे तो एग्जामिनर कहाँ उसी पे जाएगा सबसे पहले, और समझ जाएगा कि बच्चा तेज है, उसको सब पता है। फिर उसके बाद है ना रीजन टू लॉन्च रॉलेट सत्याग्रह बाई गांधी जी। क्या रीजन था कि वो रॉलेट सत्याग्रह को क्या किए थे, लॉन्च किए थे, क्या रीजन है। हम लोग पहले जान के रॉलेट सत्याग्रह क्या है, अब हम जानेंगे कि क्यों लॉन्च किए थे। द मेन रीजन टू लॉन्च रॉलेट सत्याग्रह इज रॉलेट एक्ट 1919 बिकॉज गांधी जी इज अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ। जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स लाया था वो अनजस्ट लॉ था, मतलब उसके अगेंस्ट थे, मतलब खराब लॉ था। क्यों ऐसा मानते थे गांधी जी, क्योंकि दिस लॉ गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। क्योंकि यह लॉ गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस मतलब बहुत सारा पावर दे रहा था कि वो रिप्रेस मतलब सप्रेस कर सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को या इंडियन को। दिस लॉ अलाउ टू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। मतलब जो भी किसी कैदी को है ना, वो दो, डिटेन का मतलब क्या होता है, कैद कर लेना, जेल पकड़ के ले जाना, बिना किसी कारण के ही किसी को भी उठा के 2 साल तक जेल में रख सकता था। ये एक्ट ऐसा आ गया था। तो समझ में आ गया क्या क्या लिखना है इसमें। पहला लिखना है कि क्या है, तो बताना कि ये पहला फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह है जो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है कि रॉलेट सत्याग्रह स्टार्टेड विथ, कैसे से स्टार्टेड हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, शॉप क्लोज हुआ, वर्कर ऑन स्ट्राइक हुआ, फिर रैली पे गए। फिर रीजन क्या है ये रॉलेट सत्याग्रह का लॉन्च करने के गांधी जी के द्वारा, मेन जो रीजन है वो रॉलेट एक्ट है, और एक्ट है बिकॉज गांधी जी इज अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। उसके बाद बता देना इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसके अंदर में क्या क्या था। दिस लॉ गिव इनॉर्मस पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस पॉलिटिकल लीडर। फिर से दिस लॉ अलाउड डिटेंशन, डिटेंशन मतलब पकड़ लेना, डिटेन मतलब होता है पकड़ लेना, ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल किए, बिना कुछ सुनवाई करिए, फॉर 2 साल के लिए। अब यहाँ से एमसीक्यू क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा कि रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजन था, तो इसमें 2 साल तक रखा जाता था, 2 साल तक। ठीक है, उसके ये हो गया। अब है ये रॉलेट सत्याग्रह हो गया, उस पर सवाल करा दिए, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के बारे में भी तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट, इसका फीचर्स क्या है। ठीक है ना, तो रॉलेट एक्ट के बोल देना कि 1919 जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव था, मतलब इम्पेरियल लेजिस्लेटिव मतलब ब्रिटिश का जो लेजिस्लेटिव था, काउंसिल पास्ड द रॉलेट एक्ट इन 1919। द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या है, ब्रिटिश का जो संविधान, ये संसद था, वहां पर पास किया कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट। अब इसमें फीचर्स क्या है या फिर प्रोविजन क्या था, तो वही यह लॉ पावर देता था 2 साल तक बिना ट्रायल को रख भी देता, डिटेन कर लेता था। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये है, अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मार्शल लॉ, व्हाट इज द रोल डिड प्ले इन द जालियांवाला बाग इंसिडेंट। मार्शल लॉ क्या चीज़ था, तो देखो मार्शल लॉ क्या चीज़ था, जालियांवाला बाग में हुआ क्या चीज़ था कि जालियांवाला बाग में ना मार्शल लॉ लगाया हुआ था अमृतसर में, लेकिन बहुत सारे गांव के लोगों को पता नहीं था। वो लोग बैसाखी के दिन अपने अपने घर से निकले और चले गए कहाँ, जालियांवाला बाग में, ग्राउंड में। जबकि यहाँ पर क्या लगाया हुआ था ब्रिटिश, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब पुलिस का शासन। ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पे ज़्यादा हुचुक पुचुक नहीं कर सकते हो। तो लेकिन ये सब तो चला गया, ये सब चला गया, तो इसको क्या किया, जनरल डायर क्या किया, गोली चलवा दिया। तो मार्शल लॉ क्या है इसको जानो। तो मार्शल लॉ, इट इज अ सिस्टम इन विच मिलिट्री हैज़ द पावर टू टेक द कंट्रोल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक सिस्टम है जिसमें मिलिट्री क्या है, कंट्रोल कर लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। सिंपली क्या बोल सकते हैं, इट इज द सिस्टम, इट इज द सिस्टम इन विच, कौन पावर लेता है, मिलिट्री, टेक कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। किसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर।
उसके बाद मार्शल लॉ कौन इम्पोज किया था? जनरल डायर। जनरल कहाँ डायर पे? अमृतसर में किया था। तो इसके बाद इस मार्शल लॉ में क्या चीज था? क्या चीज? डिप्राइव ऑफ द पीपुल। मतलब डिप्राइव मतलब उसके राइट छीन लिया। कौन कौन सा राइट? राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट। अच्छा, ना जो ही असेंबली कर सकता था और ना ना ही वो प्रोटेस्ट, ठीक है प्रोटेस्ट ना। कर तो सकता। मार्शल लॉ में क्या क्या लिखोगे? मार्शल लॉ में लिखोगे It कि is मार्शल लॉ इज अ सिस्टम इन विच in which जो मिलिट्री टेक take कंट्रोल control ओवर over एडमिनिस्ट्रेटिव administrative पावर। power ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। power फिर से मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय जनरल जनरल डायर इन अमृतसर। अमृतसर और इन दिस लॉ in this law ब्रिटिश डिप्राइव द राइट ऑफ right द of the इंडियन सिटीजन, जैसे राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस पे जालियांवाला बाग के ऊपर। जालियांवाला बाग के ऊपर कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट इज जालियांवाला बाग मस्करा, क्या कारण था जालियांवाला बाग में गोली चला देने का। ये ऐसा क्वेश्चन है कुछ भी लिखने के लिए जालियांवाला बाग पे, तो हम लोग क्या करेंगे? ये सब बात लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि अकर्स एट अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना। उसके बाद ऑन इसमें हुआ क्या चीज़ सब बताए थे, बैसाख के दिन में सब कुछ चला गया था। तो ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी मेनी पीपुल गैदर, इकट्ठा होने का मतलब होता है गैदर। मेनी पीपुल गैदर एट इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग, जहाँ से सिर्फ जाने का रास्ता था बाहर, उस एक ही साइड था निकलने का रास्ता। ठीक है ना, सब तो घुस गया। अब मेन रास्ता क्या किया था? बंद कर दिया गया था, गोली चला दिया गया। पीपुल अनअवेयर द लॉ ऑफ मार्शल लॉ, पीपुल नहीं जानते थे कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो डायर क्या किया? इंटर द एरिया, ब्लॉकेड द एग्जिट, निकलने वाला जो जगह था वहाँ उसको क्या किया? बंद किया। एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन क्राउड। यही है जालियांवाला बाग। ठीक है, तो सुनो अब इसको कैसे सजाएंगे, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे कि अकर्स एट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी मेनी पीपुल गेदर इन जलियांवाला बाग गेदर एट एट इन नहीं एट होता है वहाँ पे, एट इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग। ठीक है ना। बट मेनी पीपुल अनअवेयर, लेकिन बहुत सारे लोग अनअवेयर थे फ्रॉम मार्शल लॉ। तो डायर क्या किया? डायर इंटर इन द ग्राउंड एंड block the exit point and block the exit point and open fire on ground। उसके बाद ये तो हो गया, लिख दो कि जालियांवाला बाग हुआ क्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। एक होता है माइकल ओ डायर है, एक है जनरल डायर। माइकल ओ डायर जनरल, इन दोनों में नाम में कन्फ्यूजन है। देखो माइकल ओ डायर ये भी पंजाब, ये दोनों पंजाब में था लेकिन दोनों का रोल अलग अलग है। माइकल ओ डायर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और इसको ही जाके उधम सिंह मारा था लंदन में। लेकिन जो जनरल डायर है ना, ये मिलिट्री कमांडर था, यही ऑर्डर किया था गोली चलाने का। तो उधम सिंह को मारना था, इसको गलती से मार देता है जाके उसको। गवर्नर पूछेगा यहाँ पे जालियांवाला बाग में कौन गोली चलाया, आदेश कौन दिया? जनरल डायर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। उधम सिंह किसको मारा? माइकल ओ डायर को। ठीक है, यही है। देखो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो देखो एक सवाल आता है, जब गांधी जी आए तो शुरुआत में 3 वो अपना आंदोलन चलाए, चंपारण सत्याग्रह, खेरा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट। सब चीज़ इंक्लूड है, तुम्हारे सोच से भी पढ़े, यही ना बोल रहे थे। सब चीज़ इंक्लूड है, तुम छोड़ सकते हो, वो यूट्यूब या टीचर छोड़ सकता है उसको, जबकि उसको एक के सब्जेक्ट पढ़ाना है। हम सब चीज़ हम 5वें चैप्टर पढ़ाएंगे, 10 मतलब 7वां चैप्टर आएगा एग्जाम में, लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे और पूरा दिमाग में खोपड़ी में फिक्स कर देंगे। तो देखो ये हुआ। ठीक है, तो पूछता है यहाँ पे सवाल ये है एग्जामिनर कि बताइए आए शुरुआत में आंदोलन किए, तो क्या वो सक्सेसफुल रहा? बच्चा इसमें क्या कंफ्यूजन करता है? गांधी जी की शुरुआत अर्लियर मूवमेंट की बात हो रही है। अर्लियर मतलब शुरुआत में नहीं सब किए हैं। सिविल डिसोबीडेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो तो बाद में नहीं किए हैं, बहुत साल बाद हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब वो सब थोड़ा और बूढ़े हुए। लेकिन ये 3 साल में शुरुआत में ये मूवमेंट किए थे छोटा छोटा। तो क्या ये सक्सेसफुल रहा?
कौन कौन था और क्या रहा, ठीक है। सक्सेसफुल हुआ तो ये इस पे सवाल आता है, तो इससे सवाल पूछेगा कि एक्सप्लेन द अर्लियर मूवमेंट ऑफ गांधी जी, इज इट सक्सेसफुल टू अचीव गोल्स। हाँ तो देखो अर्लियर मूवमेंट कौन कौन था, तो इसमें एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में जाके, चंपारण सत्याग्रह, खेरा खेड़ा मूवमेंट मूवमेंट, और अहमदाबाद अहमदाबाद मूवमेंट। मूवमेंट। क्या अभी नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब की चर्चा करना है? नहीं, सब बहुत बात का मूवमेंट है। तो अभी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, लिख देंगे। चंपारण सत्याग्रह में लिखने की चंपारण बिहार 1917 में हुआ, पहला पॉइंट। ये इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। वो पीजेंट्स मतलब जो फार्मर, फार्मर, इसको इंस्पायर किए इसके स्ट्रगल को, जो इंडिगो प्लांटेशन था, ठीक है ना, यही लिख देना। खेरा नील की खेती जो होता था उसके खिलाफ हुआ। खेरा मूवमेंट है गुजरात में 1917। पीजेंट्स ऑफ खेरा वेयर अनेबल टू पे द रेवेन्यू। जो खेरा में किसान लोग थे, पीजेंट्स, वो अपना लगान है ना नहीं दे पा रहे थे, लॉस हो गया था, खेती में लॉस होता नहीं है, हाँ तो नहीं दे पा रहे थे। तो सब गांधी जी को बुलाएं, देखिए कि चंपारण में मामला सॉर्ट आउट करा दिए, नील वाला था, हमारा भी कर देंगे, तो यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद मूवमेंट कहाँ है? गुजरात में हुआ 1919 में। 1918 है। हाँ, गांधी जी वेंट अहमदाबाद टू लीड सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर। गुजरात में क्या चाहिए, अहमदाबाद में था मिल वर्कर, सब कर रहा था, कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर कर रहा था। सिंपली इतना नहीं भी लिखना है तो इतना भी लिख सकते हो, गांधी जी अहमदाबाद फाइट फॉर द कॉटन मिल वर्कर। फिर खेरा में क्या लिख सकते हो, गांधी जी गांधी जी इन खेरा गुजरात फाइट फॉर द पीजेंट्स peasants फॉर for लैंड revenue, रेवेन्यू, land फॉर कंसेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, ये सब लिख दोगे। उसके बाद ये चंपारण में क्या लिखोगे, गांधी जी वाज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन, हाँ इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है ना। फिर उसका लिखोगे यस द अर्लियर मूवमेंट ऑफ द गांधी जी वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर गोल, अचीविंग देयर गोल्स, सक्सेसफुल। जैसे फिर ब्रैकेट में से करके दिखा दोगे एग्जामिनर को, टू प्रमोट सत्याग्रह, इन सब में तो सत्याग्रह इनका सफल साबित हुआ। टू प्रमोट अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता बताए कि अपने अधिकार के प्रति लड़ो, कैसे लड़ना है। टैक्स रिलैक्सेशन, क्या किए, टैक्स से छुटकारा मिला उन लोग को। छुटकारा मिला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्या पूछेगा, बताइए कि आ जाएगा इस चारों को सजाने। तो सबसे पहले किए चंपारण, फिर किए खेरा, फिर किए अहमदाबाद वाला, फिर उसके बाद करेंगे रॉलेट सत्याग्रह, फिर करेंगे एनसीएम, फिर करेंगे सीडीएम, ठीक है। कब हुआ था, 1917, 1918, 1917, ये भी 1917, ये 1918। फिर एक और फंसाता है कि देखो ये दोनों तो किसान के लिए किए थे, लेकिन ये मिल वर्कर, वर्कर मतलब मजदूर के लिए किए थे। तो कौन सा किसान वाला नहीं है, ये किसान वाला नहीं है, ये वर्कर वाला है, लिख लोगे एग्जाम में। देखो जैसे हम बता दिए, वीडियो देखोगे सही, उसके बाद रोकोगे, ऐसे रोकोगे, उसके बाद क्या करोगे, याद करोगे, और उसके बाद पूरा जब याद हो जाएगा तब अपने से इसको साइड में रख के लिखने का कोशिश करो, देख के नहीं लिखना है, अपने से लिखना है। और जहाँ पे भी गंदगी राइटिंग में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तेजी तेजी में अपने से लिखने का कोशिश करो। जब एक दो बार लिख लोगे तो अपने याद हो जाएगा, बस एग्जाम में वीडियो देख के चल जाना है। ये हुआ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सब हो ही रहा था कि 1919 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी होने लगता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1919 में, तो उसका इम्पैक्ट, वर्ल्ड वॉर है तो वो पूरे वर्ल्ड पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसमें से इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो ये सवाल आएगा कि आया हुआ भी है बोर्ड में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया पे। तो इंक्रीज ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंडिचर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश दूसरे पक्ष में था, जर्मनी के खिलाफ था, ऑटोमन एम्पायर के अपोजिट था। तो ये जो है ना, अपना खर्चा ये लोग एक्सपेंडिचर, डिफेंस मतलब बचाने के कारण, बच्चा, रक्षा तंत्र, पुलिस वगैरह पे खर्चा कर रहा था। और अपना खर्चा निकाले कहाँ से, तो हम ही लोगों से। तो हम लोग का जो सामान बाहर में जाता था ना, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया था, मतलब टैक्स बढ़ा दिया था। इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स क्या होता है, तुम जो कमाओगे तो उस पर भी हम टैक्स लेंगे, जैसे हम लोग से लेता है सरकार, वो इंट्रोड्यूस किया है। इंडियन फोर्सिबली रिक्वायर्ड इन टू द ब्रिटिश आर्मी, रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी, जो इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती अपने आर्मी में शामिल किया ताकि उसको लड़ाई में फ़ायदा मिल सके।
इसी समय क्या हुआ था, फेमाइन आ गया था। तो शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू फेमाइन इन 1918 एंड 1919, ठीक है ना। ठीक है। फेमाइन मतलब अकाल। स्प्रिट इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, इसी समय इन्फ्लुएंजा भी फैल गया था। तो इतने सारे हैं, क्या क्या है, बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था। राइजिंग कस्टम ड्यूटीज, इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। फिर से इंडियन फोर्सेबली रिक्रूटेड इंडिया इनटू ब्रिटिश आर्मी। शॉर्टेज ऑफ फूड, स्प्रेड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन आता है, खिलाफत, इसमें क्या टर्मिनोलॉजी खोजना है। खिलाफत। सब पूछा हुआ अलग अलग साल में, ठीक है। बदल के, कुछ नहीं, देखो सब जगह सिर्फ दिखाई पड़ेगा खिलाफत खिलाफत खिलाफत। तो खिलाफत के ऊपर कोई भी सवाल है ये लिखना है। खिलाफत एक मूवमेंट हुआ था, क्या हुआ था, खिलाफत एक मूवमेंट हुआ था। देखो जिस समय ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वाला पक्ष लोग जीत गया था। तो क्लास 10th में ही इसी बार हम पढ़ाए थे ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे मुसलमान लोग का सुल्तान रहता था, खलीफा। तो खलीफा हार गया था उसी युद्ध में। तो ये ब्रिटेन लोग क्या किया, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, ऐसा बात चलने लगा, हार गया, तब उसके ऊपर कुछ ट्रीटी इम्पोज करेगा, कुछ करेगा, जिससे वो लोग तो खलीफा को क्या मानता था, अपना भगवान, अपने बेइज्जती नहीं दे सकता है मुस्लिम लोग। जिसको भी राजा बनना पड़ता था उससे आशीर्वाद लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब था। तो ये सब एनसीएम के समय हो रहा था। एनसीएम भी इस समय स्टार्ट होने वाला था इंडिया में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एनसीएम में मेनली हिंदू का पार्टिसिपेशन था। अच्छा। खिलाफत किसका है, मुस्लिम का। मुस्लिम लोग। तो मुस्लिम लोग क्यों चला रहा था कि उसका जो ऑटोमन एम्पायर का राजा है वो उसके साथ कोई बुरा ना करे, हमारी धार्मिक भावना है जो वो आहत ना हो, इसी कारण खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चलाने लगा। लेकिन मुस्लिम लोग का संख्या तो कम है, तो उसी समय गांधी जी क्या चला रहे थे, एनसीएम। तो गांधी जी इस मौका का फ़ायदा उठाए, सोचे मुस्लिम के पास भी प्रॉब्लम है, हिंदू के पास तो प्रॉब्लम है ही, इंडियंस के पास, क्योंकि वो लोग स्वराज की मांग कर रहा था, आज़ादी की। तो हिंदू मुस्लिम को आपस में क्या किए, मिला दिए। इसी कारण कई बार एक तरफ मुस्लिम लोग चला रहा था खिलाफत, हिंदू लोग चला रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी कारण इस दोनों को कई बार ऐसा भी बोला जाता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो दोनों बात क्या है, सही है। यहाँ पर भी खिलाफत आ जाए तो ये सब लिखना है, ठीक है। अब हम पूरे आंसर को किस में भाग ये दो पार्ट में तोड़ दिए। एक तो खिलाफत आंदोलन क्यों रीजन चालू हुआ, सिर्फ वो एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो लिख देना। फिर पूछे कि खिलाफत मूवमेंट के ऊपर और 5 नंबर का है, सब बात लिख देना। फिर फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी कैसे बना, तो कॉज क्या है, तो खिलाफत मूवमेंट का किया मतलब खिलाफत मूवमेंट। तो ऑटोमन टर्की वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बात सही है। हार्श ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन टर्की, जो ट्रीटी मतलब संधि, इसको ज़बरदस्ती थोपेगा, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई वो थोपा गया था। खलीफा द सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर वाज टू बी रिमूवेड, जो ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान था खलीफा, उसको क्या किया जा रहा था, हटा दिया गया। तो ड्यू टू एबव रीजन, इतने सारे रीजन होने के कारण मुस्लिम एगिएटेड इन द इंडिया आल्सो। एगिएटेड मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जमा होने लगे एक साथ। ये या गैदर भी लिख सकते, गैदर कहीं ग्राउंड में जमा होना होता है, ये एगिटेटेड कहीं पर भी इकट्ठा होना होता है, आपस में मिलने लगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आएगा कि रीज़न क्या है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी क्या है। तो रीज़न तो ये है, अब यहाँ से लोग क्या करेगा, फॉर्मेशन कैसे है, खिलाफत एक कमेटी बनाएगा, गांधी जी को भी इसमें शामिल करेगा, बॉम्बे में बनेगा, और क्या होगा, फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इट वाज फॉर्मेड इन बॉम्बे मार्च 1919 बाय अली ब्रदर्स। देखो दो मुस्लिम इंपॉर्टेंट है, शौकत अली, मोहम्मद अली, दो मुसलमान भाई था। ये लोग मुस्लिम की तरफ से मेन था, यही इसी के साथ गांधी जी बात किए और खिलाफत कमेटी बना। गांधी जी सपोर्ट खिलाफत इशू, गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड मास मूवमेंट इन इंडिया विथ हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ एक बड़ा आंदोलन शुरुआत करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है,
at the Kolkata session Session of of Congress Congress in September 1920. 2020. अब कलकत्ता सेशन, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ना ही पक्ष में थे कि हिंदू के साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए, ना ही कांग्रेस वाला लोग रेडी था कि आंदोलन में मुस्लिम को मिलाइए, लेकिन फाइनली मना लेते हैं गांधी जी। एट द कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर, ही किसके लिए हुआ है? गांधी जी के लिए। ही कन्विंस अदर लीडर्स टू स्टार्ट एनसीएम इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत और स्वराज दोनों के सपोर्ट के लिए चलाइए, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे कैसे करना है कि पहले रीजन क्या है। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वाज defeated by the Britishers. The harsh treaty was going to imposed on Turkey. ठीक है ना। खलीफा deprived from the power, ये सब बात लिख दोगे। Due to above reason, Muslim also agitated in India, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी में क्या लिखोगे? इन बॉम्बे खिलाफत कमेटी फॉर्म with the help of Ali brothers in March 1990. or March 19 with the help of Ali brothers. गांधी जी also support the खिलाफत issue. फिर गांधी जी को क्या फेल्ड किया? गांधी जी फेल्ड this was the time, this is the time when Muslim and Hindu combine and started a big mass movement. ठीक है, लिख लोगे। हाँ। फिर उसके बाद एट द कलकत्ता सेशन 1920 of the Congress of Gandhi ji 19 success in convince the leader to support खिलाफत issue and start non cooperation movement. देखोगे ये सब? हाँ। समझ में आ गया ना? चलो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो ये है सवाल। अब हम लोग पीछे वहाँ तक पूरा कर लिए। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर बहुत तरीके से सवाल पूछेगा। यहाँ पर फिलहाल पूछा हुआ है एक सवाल कि क्यों गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए थे 1922 में? क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोई सवाल नहीं है, और भी सवाल बन सकता है। इस पूरे आंदोलन को डिटेल से बताया मैंने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहला भाग में समझाएंगे हम पार्ट में कि आखिर इसको शुरुआत क्यों किया गया, रीज़न टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्ट क्यों, स्टार्ट करने का क्या कारण है, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, मतलब क्या चाहते हैं, इसको चालू करके क्या चाहता है गांधी जी। फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एनसीएम, मतलब क्या क्या हुआ इस आंदोलन के दौरान, क्या क्या फीचर्स था इसमें, क्या क्या दिखा। जैसे कि खिलाफत में क्या था, हिंदू मुस्लिम में आया। रीज़न फॉर विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब शुरुआत किए तो वापस क्यों ले लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट रहा, क्या ये सक्सेसफुल रहा, इतना ये आंदोलन करना क्या ये अच्छा रहा, सक्सेसफुल माना गया। तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। अब फिलहाल वहाँ तक क्या पूछ रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों वापस किया गया। तो विड्रॉल कहाँ से लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ये वाला। लेकिन कुछ भी पूछे अपना पार्ट बाय पार्ट याद रखें, मतलब जिसके ऊपर पूछा जाएगा आप चार पार्ट में लिख दिए हैं। हाँ। उसको हमको याद करके लिख देंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। जब भी क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट लिखना ही है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी इन 1920, सितंबर 1920, जो भी हो 1920 से लिखो, ठीक है ना। रीजन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, का रीजन क्या चीज़ था। पहला रीजन है रॉलेट एक्ट, दूसरा रीजन है जलियांवाला बाग मस्करा। तो गांधी जी अगेंस्ट अनजस्ट लॉ, ठीक है ना। फिर जलियांवाला बाग मस्करा, गांधी जी अगेंस्ट जलियांवाला बाग मस्करा। अगर सिर्फ मान लो 5 नंबर में आए कि क्यों स्टार्ट किया गया, तो रॉलेट एक्ट को ही पूरा डिफाइन कर देना लिख के, और जलियांवाला बाग को भी अगेंस्ट, उसके बाद उसका सारी कहानी लिख देना। पहला पार्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएम, मतलब एनसीएम का उद्देश्य क्या था, गोल्स क्या था, क्या चाहता था, एम क्या था। टू एंड ब्रिटिश रूल एंड इस्टेब्लिश सेल्फ रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल खत्म हो और अपना शासन इस्टेब्लिश हो। टू मोबिलाइज इंडियन टू रेसिस्ट
कॉलोनियल रूल नॉन वॉलेंटली, मतलब भारतीयों को मोबिलाइज करना ताकि जो कॉलोनियल रूल है, ये ब्रिटिश रूल है, उसको सप्रेस कर सके हम लोग नॉन वॉलेंटली। नॉन वॉलेंटली टू प्रमोट आइडिया ऑफ सत्याग्रह फॉर इंडिपेंडेंस, टू प्रमोट आइडिया ऑफ सत्याग्रह के विचारों को फैलाना आज़ादी के लिए। तो ये आंदोलन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? 3 उद्देश्य। टू एंड ब्रिटिश रूल एंड एस्टैब्लिश सेफ रूल, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस, टू मोबिलाइज इंडियंस टू रेसिस्ट कॉलोनियल रूल नॉन वायलेंटली। ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग क्या किए, अपना अपना उपाधि दे दिए, लॉयर छोड़ दिए, बॉयकट करने लगे फॉरेन सामानों का, ब्रिटिशर्स के सामान का, ब्रिटिशर्स का जॉब को क्या करने लगे, त्याग दिए हम लोग। जो वॉलंटियर्स थे वो लोग जाके, जो लीकर शॉप होता है, महिला लोग शराब की दुकान पे जाके धरना देने लगी, सब बंद करो हमारे देश में। तो क्या हुआ, गेव ऑफ ऑल टाइटल्स एंड ऑनर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जितना भी टाइटल या ऑनर उपाधि मिला था वो सबको देने लगे। जैसे कि नाइटहुड का जो उपाधि है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर दिए थे। रिफ्यूज टू ओबे द लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लोग क्या किए, लॉ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानने के लिए क्या किए, रिफ्यूज मतलब मना कर दिए। रिफ्यूज द ओबे ऑफ द लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वॉलेंटियर्स पिकेटिंग एट द लीकर शॉप, पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, आंदोलन करना। जो वॉलेंटियर लोग था गांधी जी का, वो लोग आंदोलन कहाँ कर रहे थे, लीकर शॉप पे। डिड नॉट ज्वाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट, बॉयकट फॉरेन गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन एजुकेशन। तो क्या क्या इसका फीचर्स है देखो, कभी पूछे वॉलेटिंग ऑफ लॉ इसका फीचर्स था नहीं, किसी लॉ को नहीं तोड़ना था। लॉ को तोड़ेंगे किस में, सिविल डिसोबीडियंस में। बाकी ये सब भी काम उसमें होगा, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, वॉलेटिंग ऑफ लॉ। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, फिर से बताइए, याद करिए। गिव अप टाइटल एंड ऑनर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिफ्यूज टू ओबे द लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, माना कर लेकिन अभी तोड़ नहीं रहे, ठीक है। वॉलेंटियर्स पिकेटिंग एट लिकर शॉप, डिड नॉट ज्वाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर से उसका बॉयकट ऑफ, अरे इतना भी नहीं याद, 2-3 वो तो एकदम याद होना चाहिए, चलो हम याद कराते हैं। जैसे कि बॉयकट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, फिर से गिव अप ऑल टाइटल एंड ऑनर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर से वॉलंटियर्स पिकेटिंग एट लिकर शॉप। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, आंदोलन करना, आंदोलन करना। कहीं पर भी तुम बैठ कर धरना दोगे, इसको बोलते हैं पिकेटिंग, ठीक है। उसको स्ट्राइक भी तो बोल सकते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पिकेटिंग अच्छा शब्द है, ठीक है। रीजन फॉर विड्रॉल ऑफ एनसीएम बाई गांधी जी, वापस क्यों लिए जब इतना सब चीज़ हो ही रहा है, उद्देश्य है, सारा काम हो ही रहा है, विशेषता है, तो वापस क्यों लिए। तो मेनली गांधी जी का जो आंदोलन विश्वास था वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, लेकिन इसी समय क्या हो जाता है, चौड़ी चौड़ा कांड। इसी कारण ये क्या लेते हैं, वापस ले लेते हैं। फिर वो पुलिस लोग भी मार रहा था लोगों को, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोग मार खाएं। अगर मान लो लोग मार खाएगा तो फिर डर से दूसरी बार तो आंदोलन में आ ही नहीं पाएगा, इसी कारण नहीं चाहते थे। मेन रीजन ऑफ विड्रॉल एनसीएम इज चौड़ी चौड़ा कांड, मेन रीजन तो यही है एनसीएम को वापस लेने का। चौड़ी चौड़ा कांड कहाँ हुआ था, यूपी में 1922 में। इन चौड़ी चौड़ा कांड ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द एनसीएम क्लैशेज विद द पुलिस हु ओपन फायर। चौड़ी चौड़ा कांड में क्या हुआ था, जो एनसीएम में बहुत सारे लोग शामिल थे, वो पुलिस से क्या होते हैं, भिड़ जाते हैं। अब पुलिस फायरिंग करता है ना, तो पुलिस को जला देता है। अच्छा, ब्रिटिश पुलिस को द वॉलंटियर्स वेयर बीटेन अप बाई पुलिस, वॉलंटियर्स को मारा जा रहा था। तो क्या रीजन है वापस लेने का, मेन चौड़ी चौड़ा कांड। अब एग्जामिनर में ये भी पूछ सकता है वाट इज चौड़ी चौड़ा कांड, तो ये पूरा लिख देंगे। द मेन रीजन विड्रॉल ऑफ एनसीएम इज चौड़ी चौड़ा कांड, इतना उतना। अब ये याद करो, इन चौड़ी चौड़ा कांड ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर मतलब हम लोग भारतीय, पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसका क्लैश किसके साथ हो जाता है, क्लैशेड विद द पुलिस हु ओपन फायर, ठीक है, ये हो गया। अब इम्पैक्ट क्या हुआ देखते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा इस पे, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीएम, एक्सप्लेन द इवोल्यूएट
द एनसीएम मूवमेंट, मूल्यांकन कीजिए, देखिए सफल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनसीएम? तो यहाँ देखो, एनसीएम वाज पाइवोटियल मूवमेंट। पाइवोटियल मतलब होता है कि एकदम बढ़िया, एकदम मतलब खूंटा गाड़ दिया कि ब्रिटिश के प्रति पहली बार ऐसा हो रहा है, ये सब एकदम इतना सब कोई मिल के कर रहा है। तो एक पाइवोटियल मूवमेंट मतलब कि एक बहुत ही मतलब ऐसा, जबरदस्ती अड़े हुए हैं। हाँ जबरदस्ती अड़े वैसा टाइप का कि हम, ठीक है। दिस मूवमेंट यूनाइट द पीपुल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, सभी जो भी अलग अलग ग्रुप था, जैसे पीजेंट्स, वोमेन, स्टूडेंट, मिडिल क्लास। पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्टूडेंट भी भाग ले रहा है इसमें, बच्चा लोग पढ़ाई छोड़ के अपना आंदोलन में भाग ले रहा है। दिस मूवमेंट प्रमोट द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, मतलब कि कैसे तुमको क्या करना है, विरोध करना है, उसका आइडिया प्रमोट किया, मूवमेंट प्रमोट। फिर से दिस द बॉयकॉट मूवमेंट बूस्टेड द इंडियन टेक्सटाइल्स, खादी क्लॉथ। बॉयकॉट एक फीचर था, हाँ। तो हम लोग ब्रिटिश सूट का बॉयकॉट कर रहे हैं तो क्या पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे बिन कपड़ा पहने, नहीं ना नहीं। अपना। तो क्या किया, इंडियन लोग अब अपना स्वदेशी सामान बनाने लगा, तो स्वदेशी का प्रचार होने लगा। तो तो दिखा भी था। हाँ, तो वो देखो, तो अब क्या है कि क्या लिखेंगे, अब बताओ। एनसीएम वाज अ एनसीएम वाज ए पाइवोटल मूवमेंट। pivotal movement. The movement, this movement unite the different section of the society of the people. जैसे पीजेंट्स, ऐसे ही बना के लिखेंगे, इससे बड़ा बड़ा में अच्छा लगेगा। दिस मूवमेंट प्रमोट द आइडिया ऑफ सेल्फ रिट्रेंट, रिस्ट्रेंट। द मूवमेंट बूस्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे खादी, खादी वाज मेड बाय द इंडियंस, खादी क्लॉथ मेड बाय द इंडियंस, ठीक है। ये हो गया एनसीएम में, तो पूरा पढ़ लीजिए। एनसीएम में दो चीज़ और याद रखना है कि एनसीएम के भीतर ना गांधी जी एक नारा दिए थे कि एक वर्ष तुम लोग मेरा साथ दो, हम एक साल बस साथ दो, हम तुम लोग को स्वराज की प्राप्ति दिलवा देंगे। तो गांधी जी ये बात बोल दिए, लेकिन स्वराज का मतलब सब लोग अलग अलग समझने लगा। अभी के समय ऐसा थोड़ी ना है मोबाइल, तो हम तुमको कोई बात बोले, तुम समझा किसी और विचार से, उस स्वराज का मतलब कुछ और समझ लिया। तो स्वराज का मतलब क्या चीज़ था गांधी जी का, नॉन वायलेंट होकर आंदोलन करे, सत्याग्रह करे, अपने बात को मनवाए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करे, ये सब चीज़ था ना। ऐसे थोड़ी कि बंदूक लेके चलने लगे, ब्रिटिश को मारने लगे, ऐसा नहीं ना था। तो एक सवाल आता है, असम में ना वर्कर लोग था, असम में क्या था, असम प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। इन लोग के तब भी इन लोग को है ना, ये लोग अपना जो असम प्लांटेशन वर्कर है, असम में अपना प्लांटेशन करता था, पेड़ उगाने वाला काम ब्रिटिश के अंदर। ये लोग के पास पहुंचा कि गांधी जी एनसीएम स्टार्ट कर दिए हैं, अब बोले कि क्या है, स्वराज मिलेगा तुम लोगों को, स्वराज मिलेगा तुम लोगों को। लेकिन ये लोग स्वराज का मतलब क्या हुआ, अपना अलग ही बात समझ लिया। फिर समझा कि अपना अपना घरे चल जाओ, गांधी जी सबको घरे अपना अपना जमीन दिलवा देंगे, खेत दिलवा देंगे, काम धंधा छोड़ दो, भाग जाओ, ये सब बात थोड़ी बोले थे। नहीं। तो यही सवाल पूछता है, आया हुआ है कई बार सीबीएसई में कि जो असम प्लांटेशन वर्कर के ऊपर कोई भी बात आए तो तुम लिख देना कि लोग अपने आप को देखो स्वराज को कैसे समझा। देखो क्या लिखा है, नोशन ऑफ स्वराज, कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड किया स्वराज का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखो असम का प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज को क्या समझा, अपने हिसाब से समझा। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, स्वराज मीन्स क्या चीज़ था, राइट टू मूव फ्रीली, कहीं पे घूमते रहो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी घूम जाओ, स्वराज है, इसे थोड़ी है। स्वराज मीन्स रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज, मतलब अपने अपने गांव लौट जाओ, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वो तो नॉर्मल था। थाउजेंड ऑफ द वर्कर लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, अपना प्लांटेशन छोड़ के घर जा रहा था। They believed that the Gandhiji was coming and everyone would be given a land in their own village. उनको लग रहा था कि गांधी जाएंगे, सबको जमीन दिलवा देंगे, ऐसा ही सब चीज़ थोड़ी होने वाला। तो क्या क्या समझा स्वराज का मतलब, देखो फॉर असम प्लांटेशन वर्कर, इसके ना भारी भारी आंसर है ना, पागल हो जाओगे, इतना छोटा में लिखा दिया गया। स्वराज मीन्स राइट टू मूव फ्रीली, स्वराज मीन्स रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज, thousands of workers left the plantation and go to their home. They believe that the Gandhiji come
come एंड and डिस्ट्रीब्यूट द लैंड, land ऐसा भी लिख सकते हो, एंड वुड बी गिवन ए लैंड इन देयर in their वेयर, real life. याद करोगे लिखोगे। ठीक है, इसी में एक शब्द आता है ना, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, क्या चीज़ था, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है 2 नंबर लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका डेटा पूछ लेगा। इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट कब आया था, 1859 में, कैसे याद रखेंगे, 1859 में आया. ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें ये था, अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, जबकि लोग क्या कर रहा था, छोड़ छोड़ के जा रहा था. जा रहा था। तो अंडर दिस एक्ट प्लांटेशन plantation वर्कर वेयर worker नॉट not परमिटेड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन। permission. चाहे तो तुम ये वाला भी पूरा है ना एक्ट लिख के और ये भी बात इसमें घुसा सकते हो। ज़्यादा अगर 3 नंबर 5 नंबर में पूछा ना, 3 नंबर में भी तुमको कोई पॉइंट याद नहीं आ पा रहा इसमें का, हाँ. तो ये भी पॉइंट घुसा सकते हो इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बोला था इस एक्ट में नहीं जाना है, नहीं लेकिन जाना, स्वराज पर को सब इंटरप्रेट जा अपने रहा तरफ से कर रहा और जा भाग रहा जा रहा। एमसीक्यू यहाँ से एक ही बनता है कि ये एक्ट कब आया था, 1859। 1859. कैसे याद रखेंगे, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उसके 2 साल बाद। बट फिर से याद करा दे रहा है, स्वराज मीन्स राइट टू मूव फ्रीली, to move स्वराज मीन्स रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज, थाउजेंड ऑफ वर्कर लेफ्ट But होम, go to home, left the plantation and the head plantation and go to home. They believe in that the Gandhiji came and would give the their land give the land in their village. फिर से अंडर द Under this act- अंडर ये पहले लिखोगे, इनलैंड इमिग्रेशन कौन सा एक्ट, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1857 प्लांटेशन वर्कर हैव नॉट टू राइट without any permission लिव टी गार्डन विदाउट एनी परमिशन, permission. लिख दोगे ये सब, ठीक है। सिंपली ये भी आ सकता है 1 नंबर में लिखने, तो ये भी लिख दोगे, ठीक है। अब एक और है इसमें, एनसीए में एक और मुद्दा है कि एनसीए में देखो, एनसीए में कौन कौन पार्टिसिपेशन ले रहा है, यहाँ देखो ऐसा एमसीक्यू आएगा कि एनसीए में कौन कौन शामिल था, महिलाएं थी, हाँ, पीजेंट्स थे, देख लिया कौन पीजेंट सब, ये वर्कर थे स्टूडेंट थे, मिडिल क्लास भी थे। पीजेंट्स अभी देखेंगे, अवध किसान सभा यूपी में बना था, वो भी स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है। उन लोग का क्या चल रहा था, तो सुनो, कभी भी आए अवध किसान सभा के बारे में लिखने के लिए या पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध दिया हुआ है बुक में, तो उसके ऊपर आए लिखने के लिए तो ये सब बात लिखेंगे। अवध किसान सभा क्या था, तो अवध किसान सभा वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाउट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक ऐसा सभा था जिसमें जो किसके अगेंस्ट बना था, ब्रिटिशर के अगेंस्ट बना ठीक है, और लैंडलॉर्ड के। अवध किसान सभा जो है फॉर्मेट हुआ था किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अक्टूबर 1920 में। इसका डिमांड क्या चीज़ था, अब बताओ अवध किसान सभा का, द रिडक्शन ऑफ रेंट, एबोलिशन ऑफ बेगार, जबरदस्ती करा रहा था वो सब खत्म कीजिए, बॉयकॉट लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने आंसर को 3 भाग में बांटा है, किस में बांटा है कि अवध किसान सभा था क्या, तो अवध किसान सभा वाज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। अवध किसान सभा बना किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र और जो कि जवाहरलाल, सन्यासी थे, हाँ, और जवाहरलाल नेहरू के इन 1920 अक्टूबर 1920। फिर से डिमांड क्या चीज था अवध किसान सभा का, एबोलिशन ऑफ बेगार, बॉयकॉट लैंडलॉर्ड, रिडक्शन ऑफ रेंट। तो यहाँ एनसीएम खत्म हुआ, अब सीडीएम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनसीएम का एक क्वेश्चन अपने से बना दिए हैं, वो स्वराज वो तो पूछा हुआ है कि क्या कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, नहीं, किसमें, अवध किसान सभा कौन बनाया था, एमसीक्यू है तो बाबा रामचंद्र और जो कि सन्यासी थे, हाँ, और जवाहरलाल नेहरू। फीजी सन्यासी थे, कहाँ के थे, फीजी सन्यासी। बाबा रामचंद्र पे बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया था, किसी को आंसर नहीं पता था उसका। देखो यहाँ पे देखो, द विजन ऑफ एनसीएम मूवमेंट वे आर नॉट डिफाइंड बाय द, एक मतलब देखो, जो हम बताए थे असम प्लांटेशन अपने तरफ से समझ रहा था, वो क्वेश्चन था आया, लेकिन अपने तरफ से हम लैंग्वेज में बदले इसको इंग्लिश में, क्वेश्चन को और घुमा के पढ़ो। यहाँ पे क्या है, द विजन ऑफ एनसीएम मूवमेंट वे आर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, अच्छा कौन सा, दे इंटरप्रेट द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वे। स्वराज को जो विजन है वो तो एकदम डायरेक्ट नहीं बताएगा, बोला गया सिर्फ एक वर्ष के भीतर स्वराज, लेकिन उतना स्वराज को डिटेल में नहीं बताया गया था लोगों को स्वराज का मतलब क्या होता है।
लोग अपने अपने से समझे। समझे। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया था असम प्लांटेशन कैसे समझे स्वराज को, हाँ। लेकिन यहाँ पे असम प्लांटेशन का जिक्र है। नहीं। तो यहाँ पे दो चीज को बताओगे, चौड़ी चौड़ा है। चौड़ी चौड़ा लिखो, वो भी लोग क्या हो गया, नॉन वायलेंट हो गया, Non-violent उसको हो लगा स्वराज मतलब गोली बंदूक चला। हाँ। और असम असम प्लांटेशन plantation। बारे में लिखोगे, दोनों के बारे में लिखोगे अब की बार। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपने से एक इंट्रो दोगे कि गांधी जी गेव ए स्लोगन ऑफ स्वराज ड्यूरिंग द एनसीएम, ठीक है। but everyone but 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 some protester interpret the meaning of स्वराज in their own way। only। अब दो केस बता दो। दो केस बता दीजिए फिर। अब थोड़ा सा खाना खा